Hello everyone. So today we are going to continue with this chapter. So today we are going to study the topic human respiratory system. So we have a pair of external nostrils as I told you in the previous session कि हमारे पास external nostrils हैं जो कि हमारे upper lips के ऊपर है, ठीक है, और नॉस्ट्रल्स के बाद एक नेजल चैम्बर है, फिर नेजल पैसेज है, द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फैरिंग्स, ठीक है ना। तो ये आपका फैरिंग्स में जाकर ओपन होता है, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट ना। सो आफ्टर व्हेन जब हम एयर अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या है, ये फैरिंग्स है, ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से डिटेल डायग्राम में बताया था, ठीक है। और फिर फैरिंग्स जो है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन लाइक द फैरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, ठीक है। फिर ये फैरिंग्स आपका लैरिंग्स रीजन के थ्रू होता हुआ ट्रैकिया में ओपन होता है। लैरिंग्स क्या है, ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए आप इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। जब हम फूड स्वैलो करते हैं तो ग्लॉटिस ये कवर हो जाता है एक थिन कार्टिलेजिनस इलास्टिक फ्लैप की मदद से, जिसको आप एपिग्लॉटिस बोलते हैं। दिस इज द एपिग्लॉटिस हेयर, ये थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है, इलास्टिक है, जो कि ग्लॉटिस को कवर कर देता है एट द टाइम ऑफ फूड स्वेलोइंग, राइट, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। सो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिस कैविटी, हमारे मिड थोरासिस कैविटी तक ये एक्सटेंड करता है ट्रैकिया, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रे इनटू अ राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट ना। सो फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रे की जो पोजिशन होती है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रे पर जाकर ये डिवाइड करता है ट्रैकिया, है ना, आगे की तरफ, ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, ये आपका राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। सो हर ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, राइट ना। ब्रोंकाई आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, राइट ना, एंड फिर आपका आ जाते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन एंडिंग अप टू वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, राइट। सो द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट ना। तो ट्रैकिया से लेकर आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक दे आर कवर्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli, right। लास्ट में जाकर ये ब्रोंक्यूल्स कहाँ खुलते हैं, एल्वियोलाई में जाकर खुलते हैं विद द थ्रू एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, राइट। तो ये जो पूरा नेटवर्क है ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और आपका एल्वियोलाई का, ये टोटल आपका लंग्स है। सो वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा, राइट ना। हमारे पास दो लंग्स हैं और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं और इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है बिटवीन देम। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, राइट। सो ये प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन से बचाता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरासिस लाइनिंग, राइट। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये थोरासिस लाइनिंग के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, वाइल इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, है ना। जो इनर वाला है वो लंग सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है, अंदर की तरफ, और जो बाहर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरासिस लाइनिंग के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है। सो द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर इज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम अब इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो जोन्स में डिवाइडेड है। इसको अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये टू जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। क्या है वो दो जोन्स, व्हाट आर दोज टू जोन्स। पहला है कंडक्टिंग जोन और दूसरा है एक्सचेंज
और रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन क्या है? इट इज फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो ये जोन है, दैट इज द कंडक्टिंग जोन, राइट? सो इट कंडक्ट्स द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है ना, ये क्या करता है? कंडक्ट्स द एयर कहाँ से कहाँ? एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रेस्पिरेटरी जोन। आर जेड मैंने यहाँ पर लिख दिया विच इज़ द रेस्पिरेटरी जोन। और साथ ही साथ जो हमने एयर अंदर ली है, ठीक है, तो हमारे अंदर आते ही उस एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम इस कंडक्टिंग जोन का है, राइट ना? सो हम दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ह्यूमिडिफाई द एयर, ह्यूमिडिफाई द एयर। ठीक है, तीसरा काम क्या है कि ह्यूमिडिफाई करते समय ये एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक भी लाता है। ठीक है ना, हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है। सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स आए हैं, है ना, उनको भी ये रिमूव करता है। रिमूव द डस्ट particles by trapping it in mucus, and cilia, by trapping it in mucus and cilia, राइट? अब दूसरा जो है आपका एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जोन, ये क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक आता है ये। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद क्या है आपका? ये रेस्पिरेटरी, आर फॉर रेस्पिरेटरी, यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी और यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी, इस तरीके से आप याद करेंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक का जो जोन है, दैट इज योर रेस्पिरेटरी जोन, राइट? यहाँ पर होता है एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहाँ होता है। ठीक है, तो ये हमने पार्ट पढ़ लिया कि the part starting with the external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. So the conducting part transports the atmosphere air to the alveoli, जैसा कि मैं बता चुकी है ना, एटमॉस्फेयर से एयर को ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई तक, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल है उनसे उनको क्लियर करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको अलग से बता चुकी हूँ। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। मैंने बताया एक्चुअल जो एक्सचेंज और डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड CO2 का, वो आपका इस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जोन में हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है ना, तो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होना है, दैट इज इन द रेस्पिरेटरी जोन, राइट? सो
अब देखिए जो लंग्स हैं आर सिचुएटेड इन दी थोरासिस चैम्बर। ये जो हमारे लंग्स हैं ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? इसके चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? हमारा जो थोरासिस चैम्बर है, राइट ना। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ जो वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है उसके जो वर्टिब्रे हैं दे आर थोरासिस वर्टिब्रे, राइट ना। सो इसलिए आप इसको थोरासिक चैम्बर बोलते हो, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। ये क्या है? एक एयर टाइट चैम्बर है। द थोरासिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो पीछे की तरफ तो इसमें क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है ना। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ये, ठीक है, पीछे की तरफ तो ये वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा होता है, ठीक है, पीछे की तरफ, है ना। और आगे की तरफ होता है स्टेर्नम। आगे की तरफ होता है स्टेर्नम, ठीक है। तो ये किस तरीके से कवर्ड होता है? आगे की तरफ जो है वो है स्टेर्नम हमारे चेस्ट की तरफ, और पीछे की तरफ है वर्टिब्रा, ठीक है। एंड इनके बीच में ये क्या है? आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनके बीच में, ठीक है। और ये जो मैंने 3 बनाए हैं, 3 नहीं एक्चुअली 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 ही बनाए हैं, और ये इनके बीच में है ये इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। व्हाट इज दैट? इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं इनके बीच में, जिनको आप ICM बोलते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं ये, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि थोरासिस चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब पीछे की तरफ तो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, और वेंट्रली आगे की तरफ हमारे चेस्ट के साइड पर क्या है? स्टेर्नम है। एंड लेटरली पूरा जो लेटरल पार्ट है हमारा वो रिब से कवर्ड है, राइट ना। एंड ऑन द लोअर साइड इज देयर इज अ डोम शेप्ड डायफ्राम, राइट। और नीचे की तरफ क्या होगा इसमें? ये नीचे की तरफ इसमें ये डोम शेप्ड क्या है? ये डायफ्राम है, ठीक है। सो द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung or pulmonary cavity, right। तो हमारे लंग्स का, हमारे थोरैक्स में जो लंग्स हैं उनका एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी चेंज होगा थोरासिस कैविटी में, ठीक है ना, थोरासिस कैविटी में अगर कोई भी चेंज हुआ तो वो लंग की कैविटी में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, पल्मोनरी कैविटी में वो रिफ्लेक्ट होगा। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ऐसा ही अरेंजमेंट ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल है, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, है ना, क्योंकि हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। सो रेस्पिरेशन में ये फॉलोइंग स्टेप्स है। सो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। तो क्या है? आप ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है इसमें? जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर हम अंदर लेते हैं और CO2 रिच एल्वियोलर एयर, ठीक है, एल्वियोलाई से जो आपका CO2 आया है, ठीक है ना, तो एल्वियोलर एयर मतलब जो एल्वियोलाई से आई है विच इज रिच इन CO2 वो रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, है ना, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, और फिर जब ये ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारी कैपिलरीज में जाती हैं, सो फिर उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ये मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के, यू कैन रिफर टू दैट प्रीवियस सेशन। फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, राइट ना। फिर अब जो आपका ब्लड लेके जा रहा है ऑक्सीजन को, वो ब्लड ऑक्सीजन को टिश्यूज में ट्रांसफर करेगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय दी सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ऑब्वियसली फिर वो सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, अपने अंदर कुछ ऐसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस करेंगे, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ऑब्वियसली कैटाबॉलिक रिएक्शन से जो रिजल्ट होगा दैट विल बी CO2 ओनली, राइट ना। सेलुलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन चैप्टर 12। सो अब हम आगे देखते हैं अपना ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें क्या है, ठीक है।
ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए आज, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में विद अ वेरी गुड डायग्राम मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था. यू कैन प्लीज रेफर टू दैट सेशन एज वेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. राइट ना. सो ब्रीदिंग में आपके दो स्टेजेस इन्वॉल्व है. इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट. इंस्पिरेशन मतलब क्या, जहां पर आप एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे हो, और एक्सपिरेशन में क्या है, जहां पे आप एल्वियोलर एयर को बाहर निकाल रहे हो. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. राइट. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है अंदर बाहर का, ये कैसे हो रहा है, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके हो रहा है. ठीक है ना. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑब्वियसली इंस्पिरेशन कब होगा, हाँ कब होगा इंस्पिरेशन, आप कब इनहेल करोगे, जब हमारे अंदर का प्रेशर जो है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर दैट विल बी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैसे, देखो सबसे पहला इंस्पिरेशन है ना. इंस्पिरेशन कब होगा, लेट्स सी. सो इंस्पिरेशन कब होगा, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमारा, 76 mmHg एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. ठीक है, विच इज एट द हायर साइड है ना, ये हाई होना चाहिए. तो ये एयर अंदर कब जाएगी, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अंदर लंग्स में, ये एयर कब जाएगी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा है ना. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब लो होगा, ठीक है, तभी तो एयर अंदर जाएगी. राइट ना. फिर अब इस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब लो है तो इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होगा है ना. क्या होगा, चेंज इन इंट्रा पल्मोनरी, आईपी लिख रही हूं मैं यहाँ पर, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी इसकी वजह से चेंज होगा. कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, अब जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि थोरासिस चैम्बर का भी वॉल्यूम चेंज होगा. राइट, चेंज, क्या चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा ऑब्वियसली. अब क्योंकि प्रेशर कम है ना, प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोरासिस चैम्बर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा. राइट, चेंज मतलब बढ़ेगा है ना. चेंज और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरासिस चैम्बर. ठीक है, इसकी वजह से जो आपका थोरासिक चैम्बर है उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा. राइट, अब इसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, लिसन, दो चीज़ें होंगी. अब ये क्या होगा, दो चीज़ों को यूज़ करेगा, एक तो डायफ्राम और एक एक्स्ट्रा आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. राइट ना. क्या होगा, अब इधर दो चीज़ें होंगी. क्या दो चीज़ें होंगी, पहला तो ये आपका डायफ्राम को यूज़ करेगा है ना. पहला, बाय यूजिंग डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम को ये यूज़ करेगा, जिसमें क्या होगा, अब जब थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो अब इधर क्या होगा, डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली जो ये डोम शेप था डायफ्राम, अब क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा है ना. कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वजह से जो आपका डायफ्राम डोम शेप था, अब डोम से क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा. ठीक है ना. अब
जब ये आपका फ्लैट हो जाएगा तो इसकी वजह से थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब जब आप इनहेल करते हो तो क्या होता है कि आपका थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऑब्वियसली पहले डोम शेप था, अब वो फ्लैट हो गया तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया है और एंटीरियो पोस्टीरियरली बढ़ता है। ठीक है, मतलब पहले तो ये ऐसा ऊपर था, है ना, अब ये नीचे हो गया है तो ऊपर नीचे ये वॉल्यूम बढ़ेगा ना। सो वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber increase anterior posteriorly। ठीक है, ऊपर नीचे में आपका ये बढ़ेगा। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा थोरासिक चैम्बर का तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, वो भी बढ़ेगा। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, और जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, है ना। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये तो मेजर ऑफ द काम जो करता है वो आपका डायफ्राम करता है। 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय डायफ्राम, राइट। अब दूसरी चीज़ है कि इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी यूज आते हैं। सेकेंड, बाय यूजिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, EICM मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऑब्वियसली ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिब्स हैं हमारी, जो है ना, और स्टेर्नम है जो आगे की तरफ है, फ्रंट की तरफ, ये अपवर्ड, थोड़ा अपवर्ड और थोड़ा सा आउटवर्ड ये बढ़ेगा, है ना। इनका मूवमेंट बाहर की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, सो रिब्स एंड स्टेर्नम, रिब्स एंड स्टेर्नम मूवमेंट outward and slightly upward। ठीक है, अब जब इनका मूवमेंट बाहर की तरफ होगा तो ऑब्वियसली जो थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, पीछे और आगे की तरफ डॉर्सो वेंट्रली, है ना, आगे पीछे वो बढ़ेगा। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber increase डॉर्सोवेंट्रली। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, वही आपका इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा, है ना। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड हेंस द प्रेशर विल डिक्रीज। तो इस तरीके से अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, सो इसका मैकेनिज्म ये यहाँ पर है। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs, है ना। lungs में जब negative pressure होगा with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure, है ना। expiration मतलब हम बाहर सांस कब छोड़ेंगे, जब हमारा अंदर का जो pulmonary pressure है वो ज़्यादा होगा as compared to the atmospheric pressure, right? सो द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, कौन से, एक्सटर्नल, मेजरली आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी कुछ काम आते हैं लेकिन मेजरली एक्सटर्नल ही काम आते हैं। सो इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। तो ये जो डिफरेंस है ग्रेडियंट का, प्रेशर डिफरेंस है, ये ग्रेडियंट कौन डेवलप करता है, ये मसल्स डेवलप करते हैं। ठीक है, सो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक है ना, तो ये कैसे इनिशिएट होता है, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया ही है। सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है,
ठीक है, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर, है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहले ये डोम शेप था, अब वो नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से थोरासिक चैम्बर की जो वॉल्यूम है ना, थोरासिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब कि ऊपर नीचे जो है इसका, ऊपर पहले ऊपर था अब नीचे है, तो ऊपर नीचे अगर आप देखोगे तो द वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चैम्बर विल इंक्रीज। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, है ना। और मीनवाइल क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से रिब्स और स्टेर्नम मूव करेंगे, है ना, और ये भी चेस्ट को बाहर की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ठीक है। एंड द स्टेर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चैम्बर, राइट ना। तो जिसकी वजह से रिब्स एंड स्टेर्नम मूव करेंगे और ये थोड़ा स्लाइटली आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ ये जाएंगे, जिसकी वजह से थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा डॉर्सोवेंट्रली, है ना। तो डॉर्सोवेंट्रली कौन बढ़ा रहा है इसके वॉल्यूम को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एंटीरियर पोस्टीरियरली कौन बढ़ा रहा है, डायफ्राम बढ़ा रहा है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरासिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ऑब्वियसली। तो थोरासिक वॉल्यूम, थोरासिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, है ना। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑब्वियसली। तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, है ना, जिसकी वजह से बाहर की एयर अंदर आएगी, दैट इज इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो ये रहा फिगर आपका 14.2a, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हो कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। ये हमारा रिब केज है, दिस यू कैन सी हियर, रिब्स एंड स्टेर्नम आपके थोड़े बाहर की तरफ एंड आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ आ गए हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर बढ़ गया है, और जिसकी वजह से एयर विल एंटर इनसाइड आवर लंग्स, ठीक है। अब इसी का हम ऑपोजिट पढ़ें क्या, एक्सेलेशन, राइट। सो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, है ना। अब क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसका अगर आप ऑपोजिट कर दो तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा, एंड जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टेर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, है ना। तो ये जो आपके बाहर की तरफ ऊपर की तरफ मूव किए थे, है ना, तो अब क्या होगा, ये दे विल गेट बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन, है ना, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से थोरासिक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, जिसकी वजह से हम एयर बाहर एक्सपेल आउट करेंगे, जिसको आप एक्सपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स कर गया, थोड़ा सा आग कर गया है ऊपर की तरफ, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और रिब्स एंड स्टेर्नम ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए हैं, जिसकी वजह से थॉरेक्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। थॉरेक्स का वॉल्यूम कम होने की वजह से इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर जब अंदर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट। So we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen, ठीक है। तो हम ये जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, राइट ना, इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं एडिशनल मसल्स की मदद से। हमारे एब्डोमेन में एडिशनल मसल्स होती हैं, उनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। तो एक हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार एक मिनट में ब्रीथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस, राइट। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने अंदर लिया है, ये हम एक डिवाइस है स्पायरोमीटर, इसकी मदद से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर वी हैव इनहेल्ड इन, राइट, कितना ब्रीदिंग मूवमेंट से एयर इन्वॉल्व हुआ है, जो कि काफ़ी ये आपका डिवाइस स्पायरोमीटर काफ़ी क्लिनिकल असेसमेंट्स में भी काम आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल एक्सहेलेशन का भी बता देती हूँ प्रॉपरली, ठीक है। सेकेंड, हमने इनहेलेशन का तो देख लिया, ऐसा ही हम एक अच्छा सा फ्लो चार्ट एक्सहेलेशन का भी बना लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सहेलेशन कब होना चाहिए, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, लो होता है एज कंपेयर टू आर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से, ठीक है। लंग्स के अंदर जो प्रेशर है विच वी कॉल इट एज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब कम होगा, ठीक है, तब हम एयर एक्सहेल आउट करेंगे।
अब ये जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ये ज़्यादा कब होगा? जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा। ऑब्वियसली प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये काम कब होगा? जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब ये कैसे कम होगा? ये वही दो काम है, ठीक है। अब जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, इसका मतलब कि थोरैसिक चैम्बर का भी वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना। ये किस पर डिपेंड करेगा? थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। थोरैसिक चैम्बर वॉल्यूम, ये इसका भी, थोरैसिक चैम्बर का भी वॉल्यूम कम होगा तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा। अब ये चीज़ आपकी दो तरीके से होगी, वही डायफ्राम एंड बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जैसा कि हमने ऊपर इनहेलेशन में देखा, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका डायफ्राम। डायफ्राम रिलैक्स करेगा, है ना। डायफ्राम क्या करेगा? पहले ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स करेगा, मीन्स वो अपने बैक टू नॉर्मल में आ जाएगा। मतलब कि जो वो फ्लैट हुआ था, है ना, अब वो फ्लैट से क्या हो जाएगा? डोम हो जाएगा वापस, ठीक है। अब जब ये फ्लैट था, फ्लैट से डोम हो गया, तो अंदर वॉल्यूम जो है थोरैसिक चैम्बर का वो कम हो जाएगा। एंटीरियर पोस्टीरियरली वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber decrease anterior posteriorly, ठीक है। और जब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियसली इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी तो कम होगा, डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। अब जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम है, इसका मतलब कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है ना। इसकी वजह से क्या होगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम काम वही आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करेंगे, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये भी क्या करेंगे? ये भी आपके रिलैक्स करेंगे, है ना। जब ये रिलैक्स करेंगे तो जो रिब्स और स्टेर्नम थोड़ा अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव किए थे, नाउ दे विल मूव स्लाइटली डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रिब्स एंड स्टेर्नम move inward and slightly downward, ठीक है। जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर कम हो जाएगा डॉर्सोवेंट्रली, है ना। डॉर्सोवेंट्रली, और थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम, मतलब कि इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम का मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा, है ना। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से अंदर की तरफ
जब प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द एयर विल बी एक्सेल्ड out. So that was all for today's session. Hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Do like the video and do subscribe my channel as well. Hope you all enjoyed the session. Bye bye. Good day. Take care.